स्टूडेंट, आज हम 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से होकर गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु दिए गए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इससे जो है हमको सदिश रेखा और कार्तीय समीकरण के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो पॉइंट है हम उसको ए लेट कर लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है हम उसको जो है बी लेट कर लेंगे। अब दो बिंदु से होकर रेखा के समीकरण का सूत्र लगा देंगे। तो ये फार्मूला होता है आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। ए की वैल्यू ए के प्लेस पर यहाँ पुटअप कर देंगे, और बी माइनस ए यानी बी में से ए की वैल्यू हम माइनस कर देंगे। 3 में से 3 गया तो 0 आई कैप, और -2 प्लस -2 ये 0 जे कैप, 6 में से 5 यानी 11 के कैप। तो ये आ जाएगा, 0 वाले हटा देंगे तो लेमडा इंटू 11 के कैप। ये हमारा जो है ये एक हमारा सदिश इक्वेशन जो है रेडी हो जाएगा। अब हम इसको कार्तीय यानी कार्टेशियन इक्वेशन में अब इसको चेंज करेंगे। तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ है जिसको ए लेट किया था, तो उसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी के वो x1 y1 z1 हो जाएंगे, और सेकंड का जो पॉइंट बी के हैं तो वो हो जाएंगे x2 y2 और z2। अब इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कार्तीय समीकरणों के सूत्र से, यानी दो बिंदु से होकर जाने वाली कार्तीय रेखा का समीकरण फार्मूला होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल z - z1 अपॉन z2 - z1। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे x1 की, और x2 x1 y2 y1 z2 z1 की वैल्यू रख के, और जहां माइनस होगा वो ब्रैकेट में वैल्यू रख देंगे ताकि साइन में चेंज ना होने पाए। और फिर इसको सॉल्व, 3 में से 3 गया 0, -2 में से 0 तो ये -6 11। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, या इसका ये आंसर, या ये भी आंसर हो सकता है। यही इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी दो रेखाएं दी गई, इनके बीच का कोण याद करना है। आप यहाँ पे देखिए दोनों जो रेखाएं हैं वो आई कैप जे कैप के कैप में लिखी है, इसलिए ये सदिश रेखाएं के समीकरण हैं, या हम इसे वेक्टर इक्वेशंस कह सकते हैं। और इनके बीच का कोण हमको निकालना है, तो इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि दो सदिश रेखाओं के बीच का को कॉस थीटा मॉडुलस वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b1 और मॉडुलस वेक्टर b2। यानी हमको b1 और b डॉट और b1 और b2 का जो है मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेमडा के जो पीछे रहता है ये हमारा हमेशा जो है बी रहता है, और सेकंड में इसको हम b2 ले लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इक्वेशन हो जाता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा b, यानी लेमडा या आदर्श म्यू के साथ जो रहेगा वो b कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट b1 कर लेंगे, इसको b2 कर देंगे, और इसको यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे b1 डॉट b2 जो है हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो b डॉट b2 जो है हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो b डॉट b2 में i का i से मल्टीप्लाई, और j का j के मल्टीप्लाई, k से k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 4 और 6 2 12 आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 is 9, 2 is 4 और 6 is 36 हो जाएगा। फिर 30 स्क्वायर करेंगे 49 का 7 आ जाएगा। फिर b का जो है हम मॉडुलस निकालेंगे, यानी रूट में चला जाएगा। तो b के जो कोफिशिएंट उनको हम देखेंगे, तो i के साथ 1 है, i के और j के साथ 2 है, और k के साथ 2 है, तो इनका स्क्वायर करें 1 1 1 से 2 2 4 2 2 4 4 8 9 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब बीच का कोण हम फाइंड आउट करेंगे। तो बीच के कोण के लिए हम फार्मूला लगाएं cos थीटा मॉडुलस वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b और मॉडुलस वेक्टर b1 b डॉट हम निकाल चुके हैं, 19 आया था,
और वेक्टर b1 हमारा 7 और वेक्टर b2 हमारा जो है 3 आ गया मॉडुलस में, तो 7 3 से 21 होगा। थीटा यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे तो कॉस उधर सेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 90/21, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप ध्यान से देखें, लिखा है 2 सदिश रेखाएं दी गई हैं, आप इसको सॉल्व इट योरसेल्फ अपने आप से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो है नीचे हमने लिख दिया है, यही इसका आंसर आएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न रेखाओं युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें ये रेखाएं पहचाननी होंगी कि ये रेखा किस टाइप की। तो हम देखते हैं ये दोनों रेखाएं जो हैं ये कार्टेशियन इक्वेशन की समीकरण है, यानी कार्तलीय समीकरण है। तो नीचे का जो पहली होगा ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन में ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो हम इसको जो है a1 b2 करके इसको लेट कर लेंगे। फिर इसका फार्मूला हम देखते हैं, तो इसका फार्मूला जो होता है वो ये रहता है, इनके बीच का cos थीटा a1 क्रॉस a2 प्लस b1 क्रॉस b2 प्लस c1 क्रॉस c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है हम इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को a से मल्टीपल कर देंगे, b1 की वैल्यू को b2 से, c1 से c2 को मल्टीपल करके यहाँ पे रख देंगे, और नीचे रूट में भी उनके a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, इधर भी a2 b2 c2 का स्क्वायर करके इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा cos थीटा बराबर 26 अपॉन अंडर रूट 38 और अंडर रूट 81। 36 81 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो वो 9 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, cos थीटा रो का cos इधर भेज देंगे, यही हमारा वो एंगल हो जाएगा। लाइकवाइज जब ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 2 कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तलीय समीकरण दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये बताते हैं कि ये 2 जो हैं कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण दी गई हैं, इनके बीच का कोण, ठीक जैसे अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट भी आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। आंसर इसका थीटा cos इनवर्स 2/3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि P का मान ज्ञात करें यदि रेखाएं इतने इतने तथा इतने परस्पर लंब हैं। यानी अगर ये दोनों रेखाएं जो हैं, हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये कार्तीय रूप में हैं, लेकिन ये अपने मानक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि मानक समीकरण जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में रहता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस फॉर्म में ये मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। तो हम दोनों इक्वेशन जो ऊपर इन्होंने दी है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पे x आगे होना चाहिए, 1 पीछे होना चाहिए, यहाँ पे y अकेला होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे सेकंड इक्वेशन में देखें यहाँ पे 7 है तो यहाँ x आगे होना चाहिए, यहाँ पे z आगे होना चाहिए। तो इसी तरह हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7 माइनस 14 अपॉन 2p, z माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पे भी लिख देंगे कि मानक रूप में बदलने पर ये मानक समीकरण होगी। इसमें क्या करेंगे हम, x आगे करेंगे और 1 पीछे करेंगे, एक माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये जो है ये सीधा हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, वो 1 पीछे हो जाएगा और माइनस आगे। इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 7 टू द 14 अपॉन 2p, और इसमें जो है ये तो अपने आप सेट है ही है। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस नीचे सेंड कर देंगे और ये जो 7 है इसको भी नीचे सेंड कर देंगे, तो ये नीचे 2p के नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर फर्स्ट इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम दूसरी समीकरण लेंगे और इसको भी हम इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें हम -7 कॉमन लेंगे क्योंकि x आगे आ जाए और 7 1 जा 7 पीछे। ये अब सही रूप में लिखी हुई है, ये 6 माइनस z, इसमें माइनस ले लेंगे और z माइनस 6 हो जाएगा और नीचे 5 रहेगा, फिर माइनस को नीचे कर देंगे, ये भी हमारा जो है इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, 7 माइनस 7 नीचे आ जाएगा। अब हमको पता है कि जब 2 कार्टेशियन इक्वेशन दी होती हैं तो फिर ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये हमारा c2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये a1 b1 c1 हो जाएगा और सेकंड जो स्टैंडर्ड बनी है ये a2 b2 और c2। इसको यहाँ पे हम जो है लेट कर लेंगे
और लंब होने के प्रतिबंध हमें पता है कि दो कार्तीय इक्वेशन तभी लंब होती है जब a1 गुणे a2 प्लस b1 गुणे b2 प्लस c1 गुणे c2 इक्वल जो है वो 0 हो जाता है, तब जो है वो परपेंडिकुलर या एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं। तब इनकी वैल्यू a1 a2 की b1 b2 की c1 c2 की वैल्यू रख देंगे। माइनस में 33 9p/7 2p/7 5 2 -10 9 to 11p, 10 को उधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11p से 7 10 और अपॉन में चला जाएगा। यही जो है p की वैल्यू हमारी आ जाएगी और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको बताता है कि दिखाइए कि रेखाएं इतने और इतने परस्पर लंब हैं। तो यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं ये हमारी कार्तीय समीकरण है। हमको ये दिखाना है कि ये दोनों जो है लंब है। लंब तभी होंगे जब इनके दिक् अनुपातों का जो गुणनफल होगा उसका जोड़ जो होगा वो 0 होगा। यानी a1 गुणे a2 प्लस b1 गुणे b2 प्लस c1 गुणे c2 बराबर 0 आ जाएगा, तो वो जो है हमारे लंब हो जाएंगे। हमें ये देखना है कि ये दोनों जो रेखाएं समीकरणों की रेखाओं की समीकरणें दी गई हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसलिए हमको जो है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ चेंज करने की देख रहे हैं कि जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि x, y और z जो है ये आगे है और इसमें x, y, z लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है तो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये हमारा c1 हो जाएगा। दूसरे में ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये हमारा c2 हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह लेट कर लेंगे। लेट करने लंब होने के प्रतिबंध का फार्मूला लगा देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों देखेंगे तो दोनों 0 आ जाएंगे। अतः हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताता है कि यदि r बराबर इतनी एक सदिश रेखा का समीकरण और इतना सदिश की न्यूनतम मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम मध्य दूरी। तो न्यूनतम मध्य दूरी जब सदिश रेखाएं दी तो उसका फार्मूला ये होता है d बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यानी हमको b1 b2 का क्रॉस निकालना पड़ेगा, उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तभी वो आएगा। अब हमें a1 b1 a2 b2 हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन दी है तो लेमडा से जितना पहला पार्ट है ये a1 हो जाएगा, लेमडा के बाद का जितना पार्ट है वो b1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में म्यू से पहले का जो पार्ट है वो a2 हो जाएगा और म्यू के बाद का जितना पार्ट है वो b2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम इसको लेट कर लेंगे कि a1 इतना, b1 इतना, a2 इतना, b2 इतना। अब आपको पता चल गया होगा कि a1 कौन है और b1 कौन है। अब हम b1 क्रॉस b2 हम यहाँ फाइंड करेंगे और सारणी में रखेंगे i j के। यहाँ पे b1 के कोफिशिएंट ऊपर रख दिए जाएंगे, b1 के और b2 के कोफिशिएंट जो है वो नीचे रखेंगे और सारणी का विस्तार कर देंगे तो b1 पर इतना आ जाएगा। फिर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 3 3 9 9 18 का जब हम फाइंड आउट करेंगे 3√2 आ जाएगा। अब उसके बाद हमको फार्मूले में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे a2 माइनस a1 भी फाइंड आउट करना है। तो a2 माइनस a1 भी जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि a2 माइनस a1 कैसे होगा। तो a2 माइनस a1 निकालने के लिए a2 में से a1 को हम माइनस कर देंगे। जो ऊपर हमने लेट किया है यहाँ पर ये a1 हो गया और ये a2 हो गया, तो इसमें माइनस का 2i में से 1 आएगा तो 1i माइनस j में से 2j के -3 हो जाएगा, माइनस k में से k जाएगा -2। तो ये लास्ट में जो है हमारा a2 माइनस a1 निकल कर आ जाएगा, a1 i कैप माइनस 3j के -2k के। अब इसको जो है हम सूत्र में जो है रख देंगे उठा के, वैल्यूज सूत्र में मान रखने पर यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। तो ये वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस जो b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस था वो नीचे रख देंगे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, i से i का मल्टीप्लाई, j का j से मल्टीप्लाई और k का k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 × 3 -3 0 0 0 हो जाएगा, 3 2 -6 हो जाएगा, 6 3 -9 हो जाएगा और जो है हम इसको 3 1 3 3 3 9 हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा d इक्वल आ जाएगा 3/√2। नीचे से रूट हटाने के लिए इसको मतलब रेशनलाइजेशन या हर का परमीकरण करने के लिए √2 से ऊपर नीचे डिनम में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा और ये d की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यानी न्यूनतम दूरी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इक्वेशन में इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखें, ये भी जो है एक हमारी कार्तीय समीकरण है, यानी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये भी हमारी एक कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अब कार्टेशियन इक्वेशन के दो बिंदुओं के बीच की दूरी में जो हमें देखना है, तो वो फार्मूला इसका होता है ये, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और नीचे ये पूरा रूप में रहता है। तो इसके लिए हमें x1 y2 सारे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब x1 x2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये जो लिखा हुआ है ये x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा z1 हो जाएगा, और नीचे का जो होगा ये a1, ये b1 और ये c1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1 इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में माइनस होता है, यानी फार्मूले में होता है x माइनस x1, और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1। जब दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस x1 इज इक्वल 1, फिर माइनस को जब सेंड करेंगे तो x1 इज इक्वल माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस में पुटअप किया गया है, ये हो जाएगा x माइनस 1। लाइकवाइज y1 भी उतना है, z1 भी हो जाएगा। फिर x2 y2 ये सेकेंड इक्वेशन से हम पकड़ेंगे, सेकेंड इक्वेशन में हमारा पहले से माइनस लगा है तो नो प्रॉब्लम, ये हमारा x2, ये y2 और ये z2, और नीचे a2 b2 और c2, ये सारी वैल्यूज जो हैं हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और फिर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूले में सबसे पहले हमें ये सारणी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सारणी को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये सारणी हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसकी वैल्यू रख देंगे। x2 माइनस x1 से माइनस करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, y2 माइनस y1 की माइनस करके यहाँ रखेंगे, z2 माइनस z1 के बाकी a1 सबकी वैल्यू, फिर इसका प्रसार कर देंगे या एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, तो माइनस 116 आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट को इसी तरह जो नीचे रूट में है उसको a1 और a b2 की मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू, और फिर a2 b2 को ये हो जाएगा इतना, फिर इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 8 8 64 4 16 6 36 हो जाएगा, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। फिर अब सूत्र में जो है हम वैल्यू रख देंगे, तो d इज इक्वल सारी वैल्यू रख दी, और मॉड बताता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से माइनस हट जाएगा, और इस 116 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अगर 2 है तो हम इसको 2 बार रूट में 2 लिखा जा सकता है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इससे हेल्प होने में हमको इसकी हेल्प लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो इसके बाद 116 में 2 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अगर सॉल्व करेंगे, कुछ फैक्टर बाहर लेंगे तो 2√29 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताता है कि निम्नलिखित सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश रेखाओं के बीच की बात हो रही है, तो अभी सदिश रेखाओं के बीच की फार्मूला हल किया गया क्वेश्चन 14 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, और इसका आंसर इतना आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 निम्न सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये सदिश रेखाएं हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सदिश रेखाओं के रूप में सेट नहीं है स्टैंडर्ड। हमारी सदिश रेखा इस तरीके से होनी चाहिए, वेक्टर r बराबर वेक्टर e प्लस लैम्डा b वेक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमारी ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है, ना पहली है ना सेकंड है, तो इसको हमें इसी फॉर्म में हल करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 को वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा b के रूप में बदलने पर, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, i से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ j से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे जिसमें t नहीं है, जैसे i लिख लेंगे, -2j लिख लेंगे, 3k लिख देंगे, तो ये एक हो जाएगा। और बाद में हम t के जितने फॉर्म है, जैसे ये t का एक फॉर्म है, ये t का एक फॉर्म है, ये t का एक फॉर्म है, तो ये जो t के फॉर्म है इनको जो है हम लास्ट में लिख देंगे। फिर इसमें से t जो है हम कॉमन ले लेंगे, t यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो बाहर हो जाएगा, बाहर अंदर कर देंगे। लाइकवाइज इक्वेशन 2 जो है सेकंड वाली भी हम उसको भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड भी है जो अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे i1 और यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे, फिर i j और k को एक साथ रख देंगे और s वाले जितने भी फॉर्म है उनको पीछे लिख देंगे। उसके बाद इसमें से s कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अब समीकरण जो नई इक्वेशन बन गई 3 और 4 उसको हम a और b लेट करेंगे।
यानी अब उसमें से पता चल सकता है कि ए कौन है। ये जैसे फोर्थ इक्वेशन है तो ये हमारा B2 हो जाएगा और ये हमारा जो है A1 हो जाएगा। और उसी तरह जो है फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी बनी थी उसमें A1 और B1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारी तैयार है इक्वेशन 3 ये हमारा जो है A1 हो जाएगा और ये हमारा इतना B1 हो जाएगा। अब हम इसको पुटअप करेंगे और फार्मूला लगाएंगे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जब दोनों रेखाएं सदिश हो तो ये होता है वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B डॉट A2 माइनस B1। तो सबसे पहले B क्रॉस B2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो B क्रॉस B2 उसको सारणी के रूप में रख के विस्तार कर देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B2 का जो है हम यूनिट वेक्टर या उसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा √29। अब जो है फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे इसकी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 4j हो जाएगा, 3 4 से 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8 हो गए और ये मॉड हटा देंगे तो d जो है हमारा इतना आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज नंबर 11.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो है प्लेन या समतल के बारे में। तो उसका पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।